हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर आपका एथाल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। दोस्तों, हम अगर आप देखें तो इसके पहले जो हमारा जो जीव विज्ञान का जो वीडियो था वो आपको मिला होगा मानव में होने वाले रोग से संबंधित। लेकिन आज जो वीडियो हमारा जो महत्वपूर्ण टॉपिक है कोशिका, ठीक है। अगर हम बात करें जो आपका पेट का सिलेबस है, हम बिल्कुल पेट के सिलेबस के अकॉर्डिंग ही ये सारी क्लासेस ले रहे हैं और आप बिल्कुल से हमारे पर भरोसा दिखा के आप केवल हमारे चैनल को फॉलो करिए। जितने वीडियोस आ रहे हैं सारा आपका पेट का सिलेबस कंप्लीट होगा। और याद रखिए, अगर आपने हमारे सभी वीडियोस को, ठीक है, सभी वीडियोस को फॉलो किया तो आपका एक ही जगह से, एक चैनल से आपका काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिलेगा। आप काफ़ी अच्छा स्कोर कर पाएंगे पेट के एग्ज़ाम में, है ना। तो आइए शुरू करते हैं। जो आज हमारा टॉपिक है कोशिका। और एक और महत्वपूर्ण बात है, अगर आप हमारे प्लेलिस्ट में जाएं तो हमारे प्लेलिस्ट में वहाँ पे हमने बायो का क्लास लिया हुआ है और बायो में हमने जो सेल है, सेल को पूरा डिटेल डिस्कशन किया हुआ है, ठीक है। तो वहाँ से हमने कुछ महत्वपूर्ण जो पार्ट्स हैं, ठीक है, सेल से संबंधित, जो आप एग्ज़ाम में, पेट के एग्ज़ाम में, स्पेशली पेट के एग्ज़ाम में वहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं, तो हमने उस टॉपिक को कवर किया हुआ है। तो आप इस वीडियो को देखिए और इसके बाद जो हमने सेल का पूरा डिस्कस किया हुआ है, जो हमारी साइंस की T20 सीरीज़ है उसमें हमने वहाँ पर किया हुआ है, और एक बार जा करके आप उसको भी देखिए। तो इस तरीके से आपका जो सारा पोर्शन है, जो कंप्लीट जो कॉन्सेप्ट है सेल का, वो अच्छा हो जाएगा, ठीक है। इसमें हम किस किस टॉपिक को मेंशन करेंगे, जैसे देखिए प्रोकैरियोटिक कोशिका क्या है, ठीक है। उसके बाद यूकैरियोटिक कोशिका क्या होती है, ठीक है। उसके बाद पादप और जंतु कोशिकाओं में अंतर क्या होता है, और समसूत्री कोशिका विभाजन क्या होता है, और अर्धसूत्री कोशिका विभाजन क्या होता है। तो आप आपको दे रहा हो कि लगभग ये 5 या 6 टॉपिक हैं। इस पर हम डिस्कस करेंगे और यहाँ से निश्चित रूप से आप एग्ज़ाम में 1 या 2 क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, अगर हम कोशिका की बात करें तो कोशिका, इस पे संबंधित थोड़ा सा हम एक बेसिक सा इंफॉर्मेशन को देख लेते हैं क्या है। देखिए, कोशिका मानव जीवन की आधारभूत इकाई मानी जाती है, ठीक है। किसी भी जीव जंतु का, चाहे वो छोटा से लेकर के बड़ा जीव हो या जंतु हो, उन सबके जो शरीर का जो क्रिएशन है, जो बॉडी का क्रिएशन है, ये कोशिका से मिलकर के हुआ है। या फिर वो एक कोशिकीय जीव हो या बहुत सारे कोशिकीय जीव हों, इन सबका निर्माण एक कोशिका या बहुकोशिका, मतलब एक कोशिका से ही मिलकर के हुआ है, ठीक है। तो उसमें हमने कोशिका को देखा, कोशिका को दो भागों में बांटा हुआ है। एक आपका प्रोकैरियोटिक कोशिका और एक आपका यूकैरियोटिक कोशिका, ठीक है। तो हम इसको डिफरेंट के माध्यम से समझेंगे कि प्रोकैरियोटिक कोशिका क्या होती है और यूकैरियोटिक कोशिका क्या होती है। यहाँ से कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। आइए अब इस पर हम थोड़ा सा चर्चा करते हैं, ठीक है। देखिए, अगर हम प्रोकैरियोटिक कोशिका की बात करें तो ये आदिम कोशिकाएं होती हैं। आदिम कोशिकाओं का मतलब ये है, ये प्रारंभिक कोशिकाएं होती हैं, ये अल्प विकसित कोशिकाएं होती हैं, ठीक है। अगर हम यूकैरियोटिक कोशिका की बात करेंगे तो ये सुविकसित कोशिकाएं होती हैं, ठीक है, सुविकसित कोशिकाएं होती हैं। उसके बाद देखें तो इनमें प्रारंभिक अविकसित केंद्र होता है। याद रखिएगा, इस पर कई बार एग्जाम में क्वेश्चन बन चुका है, केंद्र पर, इस पर केंद्रक जो है, ठीक है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि किस प्रकार के कोशिका में केंद्रक नहीं पाया जाता, ठीक है। तो आपको ये जो कॉन्सेप्ट है बिल्कुल से अच्छे से माइंड में स्टोर करके रखना पड़ेगा कि जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है। क्लियर, इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है। इस चीज़ को आप अच्छे से स्टोर करके दिमाग में रखिए और यहाँ से क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना है आपके एग्जाम में। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। इनमें पूर्ण विकसित केंद्रक होता है, ठीक। प्रोकैरियोटिक में अविकसित केंद्रक कह सकते हैं आप, नहीं, मतलब होता है अविकसित। और जो यूकैरियोटिक कोशिका होती है इसमें पूर्ण विकसित केंद्रक पाया जाता है। किस प्रकार का? पूर्ण विकसित होता है केंद्रक, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। और आपको ये जितनी वीडियो है हमारी, ठीक है, अगर आप देख रहे हो रेगुलर, तो आप कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो कैसी लग रही हैं और आपको किस टॉपिक पे कैसी और वीडियो चाहिए। हम उस पर तत्पर हैं, ठीक है, और उस पर हम रेगुलर काम कर रहे हैं। और एक बात और है, आपने अभी तक देखिए, अगर चैनल को हमारे सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है ना, तो जल्दी से सब्सक्राइब करिए, ठीक है, जल्दी से सब्सक्राइब करिए।
क्योंकि हम पूरा कंप्लीट पेट का सिलेबस लेके चल रहे हैं। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो पेट का इस बार एग्जाम उसको हम लोग फोड़ेंगे, ठीक है, उसको हम लोग फोड़ेंगे। और आपका इसमें 50 जो है 15 मार्क्स के नंबर आएंगे, ठीक है, 50 नाम जो क्वेश्चन आएंगे यहाँ से 50 मार्क्स के आएंगे। और इसमें आपको 52 आउट ऑफ 50 करने की पूरी कोशिश करनी है, जी जान लगा देंगे हम। बस आप हमारे साथ जुड़े रहिए और हमारे वीडियो को रेगुलर देखते रहिए, ठीक है। आइए उसके बाद देखें हम, तो तीसरा जो है, इनमें केंद्रक, कला और केंद्रिका अनुपस्थित होता है। दैट इज द मोस्ट पॉइंट, है ना। एंड आपको इसको याद भी रखना होगा कि इसमें केंद्रक, कला और केंद्रिका जो है अनुपस्थित होता है। किसमें? प्रोकैरियोटिक कोशिका में। यूकैरियोटिक कोशिका क्या होता है, इसमें जो केंद्रक होता है वो उपस्थित होता है और केंद्रिका भी उपस्थित होती है, ठीक। यानी प्रोकैरियोटिक केंद्र, जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है, इसमें जो केंद्रिका और केंद्रक, कला, ये दोनों अनुपस्थित होते हैं और यूकैरियोटिक में दोनों उपस्थित होते हैं, ठीक बात। आगे बढ़े, समझ में आ रहा है? बहुत बढ़िया। इनमें झिल्ली युक्त कोशिका अंगक, जैसे गाल्जी काय तंत्र या गाल्जी कॉम्प्लेक्स, इसको इंग्लिश में बोलते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसके बाद लाइसोसोम, ठीक, और हरित लवक और माइटोकॉन्ड्रिया, ये जो भी अंगक हैं ये सभी प्रोकैरियोटिक कोशिका में अनुपस्थित होते हैं। और यहाँ से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनेगा कि निम्न में से कौन से अंग कोशिका प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाए जाते। तो आपको ये याद रखना पड़ेगा और यहीं से क्वेश्चन आपको एग्जामिनर बनाएगा, ठीक है, यहीं से क्वेश्चन बनाएगा, ठीक। हरित लवक, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, उसके बाद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गाल्जी काय बॉडी, ये प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाए जाते हैं, ठीक। अगर वहीं आप जब यूकैरियोटिक कोशिका में बात करेंगे तो इसमें झिल्ली युक्त कोशिका अंगक जैसे गाल्जी तंत्र, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम, हरित लवक और माइटोकॉन्ड्रिया, ये सभी यूकैरियोटिक कोशिका में पाए जाते हैं, प्रोकैरियोटिक में नहीं पाए जाते, ठीक बात। आगे बढ़े, वेरी गुड। चलो भाई आगे बढ़ते हैं हम, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें तो इसमें जो अगला जो हमारा पॉइंट है, इनमें समसूत्री कोशिका विभाजन नहीं होता। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसमें समसूत्री कोशिका विभाजन नहीं होता, यानी मीटोसिस, ठीक है। अब इसके बारे में मैंने डिटेल्स, जो हमारा T20 सीरीज़ है साइंस का, उसमें हमने पूरा डिटेल डिस्कस किया हुआ है। तो आप प्लीज़ इस वीडियो को देखने के बाद आप उसको ज़रूर एक बार देखिए, आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और इसको देखने के बाद आप बिल्कुल से समझिए, इसमें फोड़ देंगे इसको, ठीक है। उसके बाद चलिए, अगर हम ये यूकैरियोटिक कोशिका की बात करें तो इसमें समसूत्री कोशिका विभाजन होता है और प्रोकैरियोटिक में नहीं होता, ठीक। प्रोकैरियोटिक में समसूत्री कोशिका विभाजन नहीं होता, ठीक है, और यूकैरियोटिक में समसूत्री कोशिका विभाजन होता है। क्लियर? चलिए, इनमें श्वसन तंत्र क्या है, प्लाज्मा झिल्ली में होता है, ठीक है। अगर आप बात करेंगे तो जो श्वसन तंत्र है वो प्लाज्मा झिल्ली में होता है, किसमें? प्रोकैरियोटिक कोशिका में। अगर हम यूकैरियोटिक कोशिका में बात करें तो इसमें श्वसन तंत्र माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, यानी यूकैरियोटिक कोशिका में जो श्वसन होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया के तहत होता है या माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। जानते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को, जानते हैं ऊर्जा की भट्टी कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊर्जा की भट्टी। क्या कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा की भट्टी या पावर हाउस कहते हैं, ठीक है, पावर हाउस याद रखिएगा। फिर इनमें प्रकाश संश्लेषित तंत्र आंतरिक झिल्लियों में होता है तथा हरित लवक अनुपस्थित होता है, ठीक है, हरित लवक अनुपस्थित होता है। और जो आंतरिक झिल्लियों में जो प्रकाश संश्लेषण जो है वो होता है। क्लियर? फिर इनमें प्रकाश संश्लेषित तंत्र हरित लवक में होता है। बात समझ में आई? जो क्लोरोफिल है वो इसमें नहीं पाया जाता, लेकिन कुछ हद तक अगर आप देखेंगे तो ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। लेकिन अगर आप यूकैरियोटिक की बात करेंगे तो इसमें पूरी तरीके से जो फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है वो आपका क्लोरोफिल में होता है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं हम। अगर हम देखें इसमें तो इनमें राइबोसोम
ठीक है, जो होता है इसका जो आकार होता है राइबोसोम का वो 70S प्रकार का होता है, और यूकैरियोटिक में जो राइबोसोम होता है वो 80S प्रकार का होता है। ठीक है, राइबोसोम यूकैरियोटिक में 80S प्रकार का होता है, और जो राइबोसोम होता है प्रोकैरियोटिक में वो 70 यानी 70S का होता है। क्लियर, ये बहुत महत्वपूर्ण है, यहाँ से आपका क्वेश्चन बनेगा, यहाँ से भी क्वेश्चन बनेगा। जहाँ क्वेश्चन बनेगा मैं आपको इंडिकेट कर दे रहा हूँ, और एग्जामिनर वहाँ से निश्चित रूप से क्वेश्चन बनाएगा, याद रखिएगा। तो इसलिए आप इस चीज़ को थोड़ा सा गौर से देखिएगा। चलिए आगे बढ़े हम। इनमें कोशिका भित्ति पतली होती है, सेल वॉल। अच्छा बताओ आप कमेंट बॉक्स में जल्दी से आप बताओ कि सेल वॉल किस में पाई जाती है, जो कोशिका भित्ति होती है वो किस में पाई जाती है, जंतु कोशिका में या पादप कोशिका में। ठीक है, आप कमेंट में जरूर बताना। फिर अगर हम यूकैरियोटिक में बात करें तो कोशिका भित्ति इसमें क्या होती है, मोटी होती है, कोशिका भित्ति मोटी होती है। उसके बाद इनके कशाभिका में सूक्ष्म तंतु होते हैं और 9+2 व्यवस्था नहीं होती है। ठीक है, अगर हम 10 देखें तो इनके कशाभिका में सूक्ष्म नलिकाओं की 9+2 व्यवस्था होती है। ठीक है, अगर हम और आगे देखें तो इनमें कोशिका द्रव गति स्पष्ट नहीं होती, लेकिन अगर हम यूकैरियोटिक की बात करें तो कोशिका का जो गति होती है वो स्पष्ट होती है, और इनमें रितिका अनुपस्थित होता है, और यूकैरियोटिक में रितिका क्या होता है, उपस्थित होता है। ठीक है, फिर इनमें लैंगिक जनन नहीं होता, प्रोकैरियोटिक में लैंगिक जनन नहीं होता, और यूकैरियोटिक में लैंगिक जनन क्या है, होता है। यूकैरियोटिक में लैंगिक जनन होता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम। अगर हम अगला देखें तो इनमें कोशिका विभाजन विखंडन और अथवा मुकुलन द्वारा होता है। यूकैरियोटिक यानी जो प्रोकैरियोटिक होता है, प्रोकैरियोटिक में जो कोशिका विभाजन होता है वो विखंडन और मुकुलन द्वारा होता है, लेकिन अगर हम यूकैरियोटिक में बात करेंगे तो इनमें कोशिका विभाजन समसूत्रीय तथा अर्धसूत्रीय विभाजन द्वारा होता है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन बनेगा यहाँ से कि किस प्रकार के कोशिका में समसूत्री और अर्धसूत्री कोशिका विभाजन होता है, वो आपका है यूकैरियोटिक कोशिका। ठीक, किसमें विखंडन तथा मुकुलन द्वारा कोशिका विभाजन होता है, ये आपका हो जाएगा प्रोकैरियोटिक कोशिका। ठीक है, क्लियर हुआ। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, और इसमें जो अगला है इनमें केवल एक गुणसूत्र पाए जाते हैं। ठीक है, जो प्रोकैरियोटिक कोशिका है इसमें केवल एक गुणसूत्र पाए जाते हैं, और अगर हम बात करेंगे यूकैरियोटिक कोशिका में तो इसमें अधिक गुणसूत्र पाए जाते हैं, एक से अधिक गुणसूत्र पाए जाते हैं। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक जो कोशिका में जो अंतर है ये समझ में आया। अब हम आगे बढ़ते हैं, और जो हमारा अगला है इसी के परिप्रेक्ष्य में हम देखेंगे कि अब पादप कोशिका और जंतु कोशिका में क्या अंतर होता है। ठीक, यहाँ से भी एक क्वेश्चन आपका बनेगा। तो देखते हैं, आकार में पादप कोशिका जंतु कोशिका से कैसी कितनी क्या होती है, बड़ी होती है। पादप कोशिका आकार में जंतु कोशिका से बड़ी होती है, और जंतु कोशिका प्रायः आकार में क्या होगी है, छोटी होती है। जंतु कोशिका प्रायः आकार में छोटी होती है। ठीक है, बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कमेंट में जल्दी से आप बताओ। और पहले आप ये बताओ कि आपने हमारा जो चैनल है इसको सब्सक्राइब किया है कि नहीं किया। पहले आप चेक करो जल्दी से साइड में। ठीक है, रेड कलर का दिख रहा होगा है ना, उसको जल्दी से सब्सक्राइब करो। ठीक है, और आप हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर शेयर करो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। सेलुलोज जैसे प्लाज्मा झिल्ली से बनी कोशिका भी तो उपस्थित रहती है। ठीक है, देखो ये जो पादप कोशिका है ना, पादप कोशिका का जो बाहरी आवरण होता है, ये बाहरी आवरण ये जो होता है आपको दिख रहा है ना, ये ऐसे जो बाहरी आवरण होता है, तो पादप जो पौधे होते हैं, पौधे का जो बाहरी आवरण होता है इसे हम कोशिका क्या कहते हैं, कोशिका भित्ति कहते हैं। क्या कहते हैं, कोशिका भित्ति, सेल वॉल कहते हैं। ठीक, और पौधे की जो कोशिका भित्ति होती है वो सेलुलोज की बनी होती है।
दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट है ये, तो इसको याद रखना आप। फिर अगर हम उसको में देखें तो जंतु कोशिका में जो कोशिका भित्ति होती है ये क्या होती है, अनुपस्थित होती है। कोशिका भित्ति केवल पौधे जो वनस्पतियां होती हैं उसमें पाई जाती है, ठीक है। और अगर हम जंतु कोशिका में बात करेंगे तो जो जंतु कोशिका का ये जो बाहरी आवरण होता है, जंतु कोशिका का जो बाहरी आवरण होता है ये कोशिका झिल्ली होता है। क्या होता है, कोशिका झिल्ली, ठीक है। आप और क्लियर हो जाएगा, है ना। कोशिका झिल्ली होता है जंतु कोशिका का बाहरी आवरण, और पादप कोशिका का जो होता है क्या होता है, कोशिका भित्ति, ठीक है। तो इसीलिए जो कोशिका भित्ति होती है वो जंतु कोशिका में अनुपस्थित होती है, ठीक। अगर हम आगे देखें इसमें और देखें तो इसमें जो पादप कोशिका में क्या होता है, लवक यानी क्या, लवक यानी प्लास्टिटाइड्स जो होता है पाया जाता है पौधों में। जो पादप कोशिका होती है इसमें लवक पाया जाता है। लवक जैसे अगर आप देखेंगे तो 3 तरह के होते हैं। जैसे अगर आप बात करेंगे वर्डी लवक, ठीक है। वर्डी लवक पौधे का जो ऊपरी हिस्सा होता है ना, पौधे का जो ऊपरी हिस्सा होता है उसमें आप देखेंगे तो पाया जाता है। जो अवर्डी लवक होता है वो आपका पौधे का जो निचली हिस्सा होता है। ऐसे अगर आप बात कर लेंगे ना पौधे का तो ये जो जड़ वाला पोर्शन है ये, तो इसमें होता है अवर्डी लवक, उसके जड़ में और तनु में पाया जाता है। इसको याद रखिएगा, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है लवक से संबंधित, ठीक। और जो ये पौधे का जो ऊपरी हिस्सा इसमें वर्डी लवक पाया जाता है, ठीक। और हरित लवक जिसे हम क्लोरोफिल कहते हैं ये पौधे के हरे भाग में पाया जाता है, ठीक है। तो पौधों में क्या होता है, लवक होता है। लवक कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। लवक कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के, जो अभी हमने आपको बताया कौन कौन से, वर्डी लवक, अवर्डी लवक और हरित लवक, ठीक। वर्डी लवक पौधे के ऊपर हिस्से में पाए जाते हैं। अवर्डी लवक पौधे के निचले हिस्से जैसे जड़ और तना में पाए जाते हैं। और जो हरित लवक है ये पौधे का जो हरे भाग, जो पत्तियां होती हैं, हरा भाग जो होता है उसमें पाया जाता है, जिसके कारण जो पौधा होता है वो क्या करता है, श्वसन करता है और जो फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस होता है उसको कंप्लीट करता है, ठीक है। चलो अब अगर हम जंतु कोशिका में बात करें लवक का, तो जंतु कोशिका में लवक क्या होता है, अनुपस्थित होता है, नहीं पाया जाता है, ठीक है। आप एक बात बताओ, यहाँ पे दिया हुआ है युगलीना, ठीक है, युगलीना दिया हुआ है। तो अगर हम देखें ना युगलीना को ना, वनस्पति और जंतु, ठीक है, वनस्पति और जंतु इन दोनों के बीच का क्या कहते हैं हम, अगर आप कह सकते हैं तो आप मध्यस्थता बोल सकते हैं, ठीक है। युगलीना को वनस्पति और जंतु के बीच का आप जीव कह सकते हैं। तो युगलीना में क्या होता है, लवक पाया जाता है, ठीक है, क्योंकि जो युगलीना होता है वो वनस्पति का भी बिहेव कर रहा है और एनिमल यानी जंतु का भी बिहेव कर रहा है। तो युगलीना में लवक पाया जाता है। लेकिन अगर स्पेशली जंतु कोशिका की बात करेंगे तो जंतु कोशिका में जो लवक होता है ये अनुपस्थित होता है ना। चलो आगे बढ़ते हैं हम। अगर आप देखेंगे तो विकसित पादप में रसधानी, है ना, और ऋतिका बड़ी होती है, यानी जो रसधानी और ऋतिका होती है पौधों में पाई जाती है और ये बड़ी होती है। अगर आप जंतु कोशिका में बात करेंगे तो रसधानी और ऋतिका जो है ये क्या होती है, बहुत छोटी होती है और अस्थायी होती है, ठीक है। क्लियर हुआ कि नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं हम और महत्वपूर्ण फैक्ट को देखते हैं। पादप कोशिका का आकार क्या होता है, जो पादप कोशिका का जो आकार होता है ये आयताकार होता है और जंतु कोशिका का जो आकार होता है ये वृत्ताकार होता है, ठीक। पादप कोशिका का जो आकार होता है ये आयताकार और जंतु कोशिका का वृत्ताकार, ठीक है। पादप कोशिका में तारककाय और सेंट्रियोल्स क्या होते हैं, नहीं पाए जाते। तारककाय और सेंट्रियोल्स पादप कोशिका में नहीं पाए जाते, लेकिन जंतु कोशिका में तारककाय और सेंट्रियोल क्या होते हैं, पाए जाते हैं, ठीक है। जंतु कोशिका में तारककाय और सेंट्रियोल क्या होते हैं, पाए जाते हैं। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। अब अगर हम देखें तो अब हमारा जो नया जो कोशिका से संबंधित है समसूत्री कोशिका विभाजन और अर्धसूत्री कोशिका विभाजन। अभी हमने प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक प्रकार के कोशिकाओं के अंतर के बारे में जाना।
पादप कोशिकाएं और जंतु कोशिकाओं के बारे में जाना कि कौन से पादप कोशिका पाए जाते हैं, कौन से जंतु कोशिका पाए जाते हैं। अब आपको हम बताने वाले हैं कि समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन क्या होता है, इसमें क्या अंतर होता है। तो आइए इस पर चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए, अगर हम समसूत्री कोशिका विभाजन की बात करेंगे तो यह कायिक कोशिका, ये ही आपको याद रखना है, ठीक है। समसूत्री कोशिका विभाजन किस में होता है? कायिक कोशिकाओं में होता है। किस में? कायिक कोशिकाओं में होता है, जिसे हम सोमैटिक सेल बोलते हैं, ठीक है। देखें तो जिसके फलस्वरूप जीवों मतलब पौधे और जंतुओं में क्या होती है? वृद्धि और टूट फूट भागों की मरम्मत होती है। आप इस वीडियो को देखने के बाद प्लीज़ जो हमारा T20 जो साइंस बुक सीरीज चला हुआ ना, प्ले लिस्ट में है, आप वो प्ले लिस्ट बना के चेक करिएगा। वहाँ हमने जो कोशिका से संबंधित जो भी चैप्टर्स है काफ़ी अच्छे से डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। उस चीज़ को आप और अच्छे से समझ पाएंगे, फिर आपको चीज़ें और समझ में आएंगी। तो एक बार इसको देखिए, फिर जा करके आप रिटर्न होकर के उसको देखिए, सारा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर और हो जाएगा। हम ये केवल जो पेट का जो सिलेबस है उसके अनुसार 2 पॉइंट पढ़ा रहे हैं, जहाँ से आपके हर टॉपिक पे एक क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है, ठीक है। तो इसमें हम सेलेक्टेड टॉपिक को पढ़ा रहे हैं, तो यहाँ पे हम जितना आपको चाहिए उतना पर दे रहे हैं। और डिटेल में जो हमारी साइंस की T20 सीरीज है उसको ज़रूर देखिएगा। अब देखिए, समसूत्री कोशिका विभाजन क्या होता है? ये कायिक कोशिकाओं में होता है, और इसके द्वारा समसूत्री कोशिका विभाजन के द्वारा जो शरीर होता है, शरीर के टूट फूट की मरम्मत होती है, और जंतुओं और पौधे का जो शरीर होता है, जो बॉडी होता है, वो ग्रोथ होता है, ठीक है, वो विकसित होता है। ठीक बात समझ में आई? चलो अब हम अर्धसूत्री कोशिका विभाजन पे आते हैं। देखिए, अर्धसूत्री कोशिका विभाजन अगर देखेंगे तो यह केवल जनन कोशिकाओं में होता है। आपको सबसे पहले इन दो चीज़ों को अर्धसूत्री कोशिका विभाजन में इसको याद रखना है, और समसूत्री कोशिका विभाजन में इसको याद रखना है। यहाँ से आपका 1 नंबर का क्वेश्चन आपका यहाँ से बनेगा, ठीक है। तो इसको आप याद रखना। तो समसूत्री कोशिका विभाजन किस में होता है? कायिक कोशिकाओं में। और अर्धसूत्री कोशिका विभाजन किस में होता है? जनन कोशिकाओं में होता है, ठीक है। उसके बाद देखें इसमें, तो इसमें आगे देखें तो जिसके फलस्वरूप इसके द्वारा जीव जैसे पौधे और जंतुओं में एक पीढ़ी के गुण दूसरे पीढ़ी में जाते हैं। बहुत बढ़िया। देखो, अगर आप देखेंगे तो जो बच्चों का जन्म होता है, ठीक है, जो बच्चा भी पेट में पल रहा होता है, तो उस टाइम पे जो कोशिका विभाजन होता है वो होता है आपका अर्धसूत्री, और इसीलिए कह रहा है कि जनन कोशिकाओं में पाया जाता है अर्धसूत्री कोशिका विभाजन। और इसी के द्वारा जंतु या पौधों में एक पीढ़ी के गुण दूसरे पीढ़ी में मिलते हैं। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। अब अगर हम देखें तो दूसरा देखें तो यह विभाजन केवल एक चरण में पूर्ण होता है, ठीक। अगर हम समसूत्री कोशिका विभाजन में देखेंगे तो समसूत्री में जो विभाजन होता है केवल एक चरण में पूर्ण होता है, और अगर अर्धसूत्री में देखेंगे तो यह विभाजन किस में होता है? 2 चरणों में पूर्ण होता है, ठीक है, 2 चरणों में पूर्ण होता है। अगर हम बात करें समसूत्री में आगे, तो इसमें क्रॉसिंग ओवर नहीं होता, ठीक है, जैसे क्रॉसिंग करा करके प्लांट्स को ना, तो इसमें नहीं होता। ये होता है किसमें? अर्धसूत्री कोशिका विभाजन में गुणसूत्रों का हम आदान प्रदान कर सकते हैं, ठीक है, अर्धसूत्री कोशिका विभाजन में। चलिए उसके बाद देखिए चौथा, इस विभाजन में पूर्वावस्था अपेक्षाकृत छोटी होती है, जिसे हम प्रोफेज कहते हैं, ठीक है। लेकिन अगर देखें तो इस विभाजन में जो पूर्वावस्था यानी जो प्रोफेज वो काफ़ी बड़ा होता है, ठीक है, काफ़ी बड़ा होता है। उसके बाद इस विभाजन में यानी समसूत्री विभाजन में गुणसूत्र क्या होते हैं? जोड़े नहीं बनाते, ठीक। लेकिन अगर हम देखेंगे तो जो अर्धसूत्री कोशिका विभाजन होता है इसमें गुणसूत्रों के जोड़े बनते हैं, और जिसे हम युग्मित गुणसूत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? युग्मित गुणसूत्र कहते हैं। मुझे कमेंट में एक आंसर जरूर बताइएगा, जो मैं क्वेश्चन पूछने जा रहा हूँ आपसे, कि किस कोशिका विभाजन के दौरान, ठीक, व्यक्ति के बॉडी में यानी मनुष्य के शरीर में स्पेशली फीमेल में जाइगोट बनता है, वो जरूर हमको बताइएगा, ठीक है। जाइगोट किस प्रकार के कोशिका विभाजन में बनता है? चलिए, इस विभाजन में गुणसूत्र के जोड़े नहीं बनते, अच्छा ये बता दिया हमने, और इसमें गुणसूत्र के जोड़े बनते हैं। अगला हम देखते हैं
अगला हमारा है कि इस विभाजन में संतति कोशिकाओं यानी डॉटर सेल जो होती है, संतत कोशिकाओं की गुणसूत्रों की संख्या मात्र कोशिकाओं के बराबर रह जाती है और इसीलिए इसको हम समसूत्री कोशिका विभाजन कहते हैं। समसूत्री कोशिका विभाजन में जो गुणसूत्र होते हैं ना वो बराबर होते हैं, समान होते हैं और इसीलिए समसूत्री कोशिका विभाजन उसे हम बोलते हैं। लेकिन अगर हम अर्धसूत्री कोशिका विभाजन को देखेंगे तो इसमें क्या होता है, इसमें जो संतति कोशिकाएं होती हैं कि गुणसूत्रों की संख्या मात्र कोशिकाओं के आधी रह जाती हैं, ठीक है। और जो गुणसूत्र होते हैं अर्धसूत्री कोशिका विभाजन में ये आधे हो जाते हैं, इसीलिए हम इसे अर्धसूत्री कोशिका विभाजन कहते हैं। तो आपका ये एक कॉन्सेप्ट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि किस प्रकार के कोशिका विभाजन में, है ना, किस प्रकार के कोशिका विभाजन में गुणसूत्रों की संख्या आधी रह जाती है और किस प्रकार के कोशिका विभाजन में गुणसूत्रों की संख्या समान होती है। तो क्रॉस क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाएगा और निश्चित रूप से आप इसको याद कर लीजिएगा कि जो समान कोशिकाओं का निर्माण होता है समसूत्री कोशिका विभाजन में और आधे जो गुणसूत्र बनते हैं वो बनते हैं अर्धसूत्री कोशिका विभाजन में, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम। और अगला अगर हम देखें तो इनमें गुणसूत्र लंबे और पतले होते हैं समसूत्री कोशिका विभाजन में, और इसमें क्या है, जो गुणसूत्र होते हैं वो छोटे और मोटे होते हैं। ठीक बात समझ में आई। चलिए आगे बढ़े अगर हम, तो पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति अवश्य बनती है, ठीक है। लेकिन अगर आप अर्धसूत्री कोशिका विभाजन में देखेंगे तो प्रथम अंत अवस्था के पश्चात कोशिका भित्ति सदैव नहीं बनती, ठीक है। ये टर्म्स एंड कंडीशन है दोनों के। इस विभाजन के परिणाम स्वरूप दो संतति कोशिकाओं का निर्माण होता है। ये आपको याद रखना है कि समसूत्री कोशिका विभाजन में कितने संतति कोशिकाओं का निर्माण होता है, तो दो। कितने? दो। और अर्धसूत्री कोशिका विभाजन में कोशिकाओं का निर्माण जो है वो होता है, इसमें आधा होता है, ठीक है। तो दोस्तों आज का जो हमारा ये विज्ञान का, जीव विज्ञान का ये जो टॉपिक था बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और यहाँ से अभी जो आगे जितने भी पेपर हो रहे हैं उन सभी में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अभी आपका एसएससी का एग्ज़ाम जो एमटीएस का चल रहा था उसमें कोशिकाओं से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन आए, तो उम्मीद है कि इससे जो आगे और भी एग्ज़ाम है वहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आपका जो पेट का जो एग्ज़ाम है वहाँ से भी ये क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो आप अच्छे से इस चीज़ को समझिए और इस वीडियो को अच्छे से देखिए। और आपको अगर हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो यार प्लीज़ सब्सक्राइब करो, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो और शेयर भी करो। और उसके साथ साथ आपको वीडियो कैसी लगी आप कमेंट में ज़रूर लिखा करें, ठीक है। आप कमेंट नहीं देते हैं हमें, अपना आप फीडबैक नहीं देते हैं, तो प्लीज़ अपना फीडबैक दे दिया करिए ताकि हम उस कमेंट को देखेंगे और उसके अनुसार आपके साथ हम वर्क करेंगे और काम करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। तो जो आज का वीडियो है हमारा देखने के लिए आपको धन्यवाद, है ना, ठीक है।